प्रिय विद्यार्थियों, गत कई दिनों से हमने अपने व्याख्यानों के माध्यम से राजस्थान के भूगोल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए की कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, परीक्षोपयोगी हैं और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपनी महती भूमिका निभाते हैं, उन पर हमने चर्चाएं की हैं। और आज भी एक इसी प्रकार का टॉपिक लेकर के हम अपने व्याख्यान के माध्यम से आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो आज का विषय है राजस्थान के भूगोल से संबंधित ग्रामीण अधिवास का प्रकार, प्रतिरूप और गृह निर्माण सामग्री। तो आइए सबसे पहले हम ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे, उनके प्रतिरूप पर चर्चा करते हैं। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मानव लंबे समय तक जंगलों में घूमता रहा, गुफाओं में रहता रहा या शरण के लिए वृक्षों का सहारा लेता रहा, उनका आश्रय लेता रहा। एक लंबी अवधि के बाद मानव ने अपना अधिवास बनाना प्रारंभ किया और समय की गति के साथ साथ, समय के चक्र के साथ साथ मानव ने हर क्षेत्र में उन्नति की है, प्रगति की है। तो भला मानव अधिवास का क्षेत्र कैसे मानव की इस प्रगति से अछूता रहता? तो मानव अधिवासों में भी निरंतर सुधार होता रहा है और मानव के गृह निर्माण में भी निरंतर बदलाव होते रहे हैं, उनमें निरंतर सुधार और विकास होता रहा है। तो आइए आज हम सबसे पहले ग्रामीण अधिवास के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। ग्रामीण अधिवास के प्रकार वास्तव में अधिवासों में मकानों की जो संख्या है और मकानों के बीच की जो दूरी है उसके आधार पर निश्चित होता है। मकानों की एक अधिवास में, एक बस्ती में कितनी संख्या है और उनके बीच की पारस्परिक दूरी कितनी है, इस आधार पर उस अधिवास का प्रकार निश्चित होता है। इस प्रकार से अलग अलग अधिवास हो सकते हैं। कोई एकाकी बस्ती हो सकती है, एकाकी मकान वाली, फार्म गृह हो सकते हैं, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां हो सकती हैं। और इस तरीके से राजस्थान की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो राजस्थान में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार मोटे तौर पर 4 भागों में बांटे जाते हैं। राजस्थान में ग्रामीण अधिवास को मकानों की पारस्परिक दूरी के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एकाकी बस्ती या प्रक्षिप्त बस्तियां, जिनको इंग्लिश में हम कहेंगे डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। दूसरा है सघन या कॉम्पैक्ट बस्तियां, जिनको हम संहत या पुंजित भी नाम देते हैं। पुंजित बस्तियां, एग्लोमरेटेड, क्लस्टर्ड, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, ये सभी इनके दूसरे नाम हैं, पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से संयुक्त बस्ती है, कंपोजिट बस्तियां, संयुक्त बस्तियां कहलाती हैं। और इसी तरीके से चौथा इसका प्रकार है खंडित या अपखंडित, फ्रेगमेंटेड बस्तियां। तो आइए हम जानें कि ये सब कौन कौन सी बस्तियों के लिए इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, अर्थात क्या होती हैं ये बस्तियों के प्रकार, अधिवासों के प्रकार जो हमने बताए हैं, ये क्या हैं, इनके अर्थ क्या हैं। तो आइसोलेटेड या एकाकी बस्ती या प्रकीर्ण बस्तियां जो हैं, ये क्या हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। इन बस्तियों में अलग अलग बसे हुए घर होते हैं या फिर
फार्म स्टेड होते हैं, होम स्टेड होते हैं। मकान चाहे पक्के ईंट पत्थर के बने हों या छप्पर झोंपड़ियों के हों, यदि वे दूसरे से अलग अलग होते हैं, बीच में दूरियां छोड़ छोड़ करके बनाए जाते हैं, कृषि भूमि को छोड़ करके बने हुए हैं, तो ये एकाकी बस्तियों की श्रेणी में आते हैं। इनमें प्रत्येक गृह में केवल एक परिवार निवास करता है। इनकी विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं कि जब बस्तियां इस तरह से बनी हों कि हर दो घरों के बीच में एक दूरी दिखाई दे, बीच में खाली स्थान दिखाई दे, और उस एक एकाकी घर में एक ही परिवार निवास करता है, तो उसे हम एकाकी बस्ती के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बस्तियां राजस्थान में यदि हम देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। इनमें घर अलग अलग स्थान पर बसे होते हैं, जो कि कृषि घर या वासगृह के रूप में, होम स्टेड के रूप में, फार्म स्टेड के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम जयपुर की फागी तहसील की बात करें तो वहाँ जाबड़ में खरवास की ढाणी, घोसला की ढाणी, गुसाई की ढाणी, गारू की ढाणी, लादू गुसाई की ढाणी इत्यादि अनेक ढाणियां ऐसी हैं जो अलग अलग घर जिनमें बसे हुए हैं, जो एकाकी बस्ती के रूप में जानी जाती हैं। ये सभी ढाणियां अपने अपने खेतों पर खेत की देखभाल और सुरक्षा एवं खेत में बसने के अपने लाभों को देख करके बसाई जाती हैं। इस प्रकार के उदाहरण जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, गंगानगर, बीकानेर, पाली इत्यादि अनेक जिलों में, विशेष रूप से पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं। अब दूसरा प्रकार है बस्ती का सघन बस्तियां, जिनको हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इन बस्तियों को हम क्लस्टर्ड, कंसंट्रेट सेटलमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको हिंदी में हम पुंजित और संकेंद्रित बस्ती कहेंगे। दो बहुत ही मशहूर विद्वान हुए हैं, फ्रिंच और ट्रिवार्था। उन्होंने सघन प्रकार की बस्तियों को न्यूक्लिएटेड बस्तियां या कॉम्पैक्ट बस्तियां दोनों ही नामों से संबोधित किया। इसी प्रकार से विडाल डी ला ब्लास महोदय हैं, वो इनको पुंजित बस्ती कहते हैं, क्लस्टर्ड बस्तियां कहते हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स का नाम वो देते हैं। सघन बस्तियों के आकार के आधार पर इनमें भी कई भेद होते हैं। एक नगला या पल्ली हो सकता है, हेमलेट जिसको इंग्लिश में कहेंगे, सबसे छोटे आकार की सघन बस्ती है। दूसरा गांव है, तीसरा कस्बा है और फिर चौथा नगर है। तो ये इनके भेद हो सकते हैं। और फिर आगे हम नगरों के भी यदि भेद करें तो नगर है, मेट्रोपोलिस है, मेगालोपोलिस है, ये नगरों के भेद हम आगे चल के कर सकते हैं। तो सघन प्रकार की जो बस्तियां हैं वो अधिकतर राजस्थान में यदि देखें भौगोलिक दृष्टि से तो पूर्वी राजस्थान में मिलती हैं। इनमें मकान पास पास सटे सटे होते हैं, सटे हुए होते हैं, बस्ती सघन होती है, जनसंख्या भी अधिक और भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों के मिश्रण वाली होती है, गलियां और मार्ग संकड़े होते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में अनेक बस्तियां आप देख सकते हैं। अधिकांश जो हमारे पूर्वी राजस्थान के जो गांव और इसके जो कस्बे हैं वो इसी प्रकार में शामिल हैं। इसी तरीके से तीसरा प्रकार है संयुक्त या सम्मिश्र बस्तियां, जिनको कंपोजिट सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। जब कोई मुख्य बस्ती से संलग्न कोई बस्ती मजदूरों, कृषकों, श्रमिकों, सेवादार जातियों इत्यादि की बन जाती है, तब मुख्य बस्ती एवं संलग्न बस्ती दोनों मिलकर के एक बस्ती का निर्माण करती हैं और उस बस्ती को संयुक्त या सम्मिलित बस्ती के नाम से जाना जाता है। उस बस्ती में ये दोनों जो बस्तियां हैं ये मूलतः एक ही बस्ती होती है, लेकिन उनके निवास थोड़े अलग अलग दिखाई देते हैं। किसी एक बस्ती में, मुख्य बस्ती में ज़्यादा धनाढ्य लोग हो सकते हैं, ठिकानेदार लोग निवास करते हैं, जबकि उसके साथ जो जुड़ी हुई बस्ती है उसमें सामान्य लोग हो सकते हैं, सेवादार जातियों के लोग हो सकते हैं। ऐसा राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में विशेष रूप से बीकानेर, रतनगढ़, चूरू, सरदार शहर
इत्यादि क्षेत्रों में दिखाई देता है। अब चौथा प्रकार है बस्ती का अपखंडित बस्तियां, फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स इनको कहते हैं। इनमें अलग अलग वासगृह होते हैं, होमस्टेड्स होते हैं। एक ही बस्ती के अंदर एक दूसरे के निकट बसे हुए ये होते हैं। इनके घर आपस में एक दूसरे से अलग होते हुए भी सब घर मिलकर के सामूहिक रूप से एक बस्ती का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो अपखंडित बस्ती है उसको एकाकी या प्रकीर्ण बस्ती ही नहीं कहा जा सकता, और इनके घर को एकाकी या आइसोलेटेड घर नहीं कहा जा सकता, परंतु हम इनको सघन प्रकार की बस्ती भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बस्ती के जो सभी घर हैं एक दूसरे से यहाँ अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर बने हुए होते हैं, तो ये अपखंडित बस्ती की श्रेणी में आते हैं। तो ये थे राजस्थान में जो ग्रामीण अधिवास हैं उनके प्रकार। और अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो अधिवास हैं उनके प्रतिरूपों। प्रतिरूप से तात्पर्य है उसकी आकृति। बस्ती की कुल मिलाकर के यदि एक चित्र खींचा जाए तो उसका चित्र कौन सी आकृति लिए हुए है, ये उसका प्रतिरूप कहलाता है। तो आइए हम अभी चर्चा करते हैं सेटलमेंट पैटर्न की, अधिवासों के प्रतिरूप की। अनेक प्रतिरूप, अनेक तरह के लेआउट दिखाई देते हैं अधिवासों के, जिनमें एक है रेखीय प्रतिरूप। जब कोई बस्ती किसी सड़क, नदी, रेलमार्ग इत्यादि के किनारे किनारे बसती है तो धीरे धीरे वो एक लंबाकार रूप ले लेती है, रेखा जैसा रूप ले लेती है, रेखानुमा। और इस प्रकार की जो बस्ती है उसको रेखीय बस्ती कहा जाता है। बहुत बार एक पहाड़ी के साथ साथ पहाड़ी की तलहटी में इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। अलवर जिले में भी कई जगह हमने इस प्रकार की बस्तियां देखी हैं। अलवर खैरथल से जब अलवर से खैरथल जाते हैं रेल मार्ग द्वारा, तो बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है घाटला, और घाटला जो रेलवे स्टेशन है उसका मूल गांव भी घाटला है। उस घाटला गांव की जो बस्ती है वो लीनियर पैटर्न के ऊपर बसी हुई है। तो ये एक अच्छा उदाहरण मैंने स्थानीय उदाहरण आपको देकर के बताया है। जो विद्यार्थी इस इलाके में जाते हैं वो ध्यान दें, पहाड़ी के साथ साथ घाटला नाम की बस्ती रेखीय पैटर्न पर बनी हुई है, लीनियर पैटर्न पर बसी है। ठीक इसी प्रकार से एक चौराहा प्रतिरूप होता है, चेकर बोर्ड पैटर्न होता है। ये बस्तियां उन स्थानों पर बनती हैं जहां पर सामान्यतः दो सड़कें मिलती हैं, और दो सड़कें बनने पर एक वहां पर चौराहा बन जाता है। व्यापार और यातायात के लिए ये जो चारों मार्ग हैं चौराहे से जुड़ने वाले, ये महत्वपूर्ण होते हैं, और उनके साथ साथ फिर मकानों की बसावट होने लगती है। और इस तरह के जो पैटर्न हैं वो अनेक स्थानों पर आपको दिखाई देते हैं। एक राजस्थान का प्राचीन नगर है मशहूर सांचौर नगर, वो इसी पैटर्न पे बसा हुआ है। सीकर भी इसी प्रकार का शहर है। तीसरा जो इसका पैटर्न है वो अरीय पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है, अरीय प्रतिरूप है। बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं भारत में, राजस्थान में, जो गांव के बाहर से विभिन्न दिशाओं में मार्ग जो निकलते हैं उन मार्गों के साथ साथ घर बन जाने से बस्तियों का निर्माण हुआ है। तो जिस तरह से एक पहिए में से आरे निकलते हैं एक सेंटर पॉइंट से, ठीक उसी प्रकार से एक किसी केंद्र बिंदु से चारों तरफ विभिन्न मार्गों के साथ साथ जो अनेक मार्ग होते हैं, वहाँ जब घर बस जाते हैं तो एक बस्ती का नया प्रतिरूप उभर कर आता है, जिसको हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। चौथा एक पैटर्न हो सकता है ट्रायंगुलर पैटर्न। ऐसी जो बस्तियां हैं वो सामान्यतः जहाँ दो सड़क मार्ग मिलते हैं और जहाँ पर तिराहे का निर्माण होता है, वहाँ पर ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि बस्ती का प्रतिरूप त्रिभुज के रूप में उभर करके सामने आता है। ठीक इसी प्रकार से आयताकार प्रतिरूप हो सकता है। सामान्य रूप से आयताकार क्षेत्र के चारों ओर ये विकसित होता है। ग्रामीण रास्ते आयताकार क्षेत्र प्रतिरूप का अनुसरण करते हुए उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में
निकल जाते हैं और उनके साथ साथ मकानों की बसावट हो जाती है। एक हो सकता है वृत्ताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियां झीलों के किनारे पर एक गोलाकार रूप में बसती हैं, या फिर किसी तालाब के किनारे हो सकती हैं, या फिर कोई और महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है जिसके चारों तरफ भवनों का विकास हो जाता है। जोहड़ हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, या कोई प्राचीन कोई गुंबद इत्यादि हो सकता है। तो उसके चारों तरफ जब मकान बनते हैं तो वृत्ताकार पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न में मकान बनते हैं, तो बस्ती का जो पैटर्न है वो भी सर्कुलर पैटर्न बन जाता है। एक एरो पैटर्न हो सकता है, तीर प्रतिरूप। ऐसी बस्तियों की जो आकृतियां हैं वो रेखाकार होती हैं, परंतु उनकी रेखा के अगले भाग में मकानों की संख्या कम और पिछले भाग में अधिक होती है, इसलिए वह तीर जैसी आकृति दिखाई देती है। एक तारा प्रतिरूप है, स्टार पैटर्न। इस प्रकार की बस्तियों का मध्य भाग अधिक घनी बसावट वाला होता है और उससे 5-7 अलग अलग दिशाओं में सड़कों के गलियों के साथ साथ, है ना, कच्ची सड़कों या पक्की सड़कों के साथ साथ मकान बन जाते हैं, और ये कुल मिलाकर के देखने से एक तारे जैसा प्रतिरूप दिखाई देता है। एक अनियमित प्रतिरूप होता है जहां कोई एक निश्चित पैटर्न सा दिखाई नहीं देता है, कोई आकार एक निश्चित सा नहीं दिखाई देता है, उसको अमॉर्फस या इररेगुलर पैटर्न के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एक अर्धवृत्ताकार पैटर्न हो सकता है, सेमी सर्कुलर पैटर्न। इनकी आकृति अर्धवृत्त जैसी होती है, और अर्धवृत्ताकार रूप में जब मकानों की बसावट होती है एक बस्ती के रूप में, तो अर्धवृत्ताकार पैटर्न वाला सेटलमेंट कहलाता है। एक शू स्ट्रिंग हो सकता है पैटर्न। ये ऐसी मानव बस्तियां होती हैं जो किसी पहाड़ के शिखर या बांध आदि पर या किसी ऊंचे स्थान पर एक लाइन में बसती जाती हैं, और इनकी आकृति जूते के फीते के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम शो स्ट्रिंग पैटर्न दिया गया। एक पंखा प्रतिरूप हो सकता है। ऐसी जो बस्तियां हैं वो देखने में पंखे के समान दिखाई देती हैं, आगे से फैली हुई और पीछे से एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, सकड़ी हो जाती हैं। ऐसे गांव सामान्यतया जो पर्वत पदीय भाग हैं उनमें जलोढ़ पंखों की कांप मिट्टी पर बसे हुए होते हैं, और नदियों के प्रदेशों में सामान्यतः इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। एक टेरेस पैटर्न हो सकता है। पहाड़ी ढालों पर ऊंचाई के अनुसार एक समान ऊंचाई पर कुछ मकान बन गए हैं, फिर उनके नीचे कुछ खाली जगह छोड़ करके दूसरे जो समान ढाल वाले क्षेत्र हैं उनमें फिर मकान बन गए हैं, और इस तरह से दूर से देखने पर ये पूरा जो दृश्य है गांव का वो सीढ़ी नुमा दिखाई देता है, इसलिए इसको टेरेस पैटर्न के नाम से जानते हैं। एक शतरंजी प्रणाली प्रतिरूप हो सकता है। यह कुछ बड़े आयताकार गांवों की एक विशेषता होती है जो सामान्यतः 2 सड़कों के मिलन स्थल पर होते हैं। गांव की सड़कें समकोण पर एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और वह ध्रुवीय अक्षों पर बसने की प्रवृत्ति का परिणाम होता है। इससे ये शतरंजी पैटर्न विकसित होता है। एक बी हाइव पैटर्न है, मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। ये बस्तियां पर्वतीय ढालों पर ऊंचाई के अनुसार बनी होती हैं। मकान कई स्तरों पर बने होते हैं और उनकी पंक्तियां सीढ़ी के आकार की दिखाई पड़ती हैं। अफ्रीका की पिग्मी और जूलू जो जातियां हैं उनमें इस तरह की अधिक बस्तियां दिखती हैं, और ऐसी बस्तियों का अध्ययन डॉक्टर मिश्रा ने बांसवाड़ा जिले में किया है, और उन्होंने बताया है कि ऐसी बस्तियां राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भी पाई गई है। तो ये था राजस्थान की बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप। और अब हम राजस्थान में जो गृह निर्माण सामग्री है, जो मकानों को बनाने में सामग्री इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी दृष्टि डालना चाहेंगे। तो एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, बतलाना चाहूँगा कि राजस्थान के भवनों में
निर्माण सामग्री मुख्य रूप से क्या होती है? वास्तव में राजस्थान एक विशाल राज्य है और राज्य की विशालता के कारण इसमें जलवायुगत, स्थलाकृतिगत और जो सांस्कृतिक और जो पर्यावरणीय विषमताएं हैं, विविधताएं हैं, वो देखी जाती हैं। और ये सब जो विशिष्टताएं हैं, विविधताएं हैं, ये वहाँ के भवन निर्माण को प्रभावित करती हैं और भवन निर्माण सामग्री को विविधता प्रदान करती है। यदि हम देखें तो भवन निर्माण सामग्री के ऊपर जहाँ प्राकृतिक कारक अपना असर दिखाते हैं, तो वहीं व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, वह भी भवन निर्माण सामग्री को बहुत कुछ निर्धारित करने में अपना योगदान प्रदान करती है। हम देखते हैं कि जहाँ भौतिक पर्यावरण से हमें भवन निर्माण सामग्री आसानी से मिल जाती है, तो वहाँ के लोग वहाँ स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करके भवन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के लोग पत्थरों से मकान सामान्यतः ज़्यादा बनाते हैं, और मैदानी इलाकों में यदि हम देखें तो मिट्टी के मकान ज़्यादा मिलते हैं। मिट्टी या मिट्टी से बनी हुई सामग्री, मिट्टी से बनी हुई सामग्री है ईंट, चाहे वो कच्ची है चाहे वह पक्की है। तो मैदानी भागों में ईंटों के मकान ज़्यादा हैं, और साथ में फिर आवश्यकता अनुसार उनकी आर्थिक दशा के अनुसार चूना, सीमेंट इत्यादि का प्रयोग होता है। वनीय क्षेत्रों में यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर लकड़ी, बांस, घास, फूस, पत्ते इत्यादि का अधिक प्रयोग होता है। तो मोटे तौर पर जो हमारी भवन निर्माण सामग्री है, उसमें पत्थर, मिट्टी, लकड़ी का प्रयोग होता है, और आजकल जो आधुनिक मकान बन रहे हैं उनमें लोहा, सीमेंट का प्रयोग होने लगा है। लकड़ी को भवन निर्माण सामग्री के रूप में यदि हम देखें तो खास करके उन जिलों में जहाँ पर लकड़ी अधिक उत्पादित होती है, सिरोही, आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर आदि जो ज़िले हैं, क्योंकि यहाँ पर वन अधिक हैं, लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर लकड़ी के मकान सामान्यतः हमें दिखाई देते हैं। बांस, सालर इत्यादि की इमारती लकड़ियाँ मिल जाती हैं। साथ में ही अलवर ज़िले की बात करें तो यहाँ धोक बहुत है। इसके अलावा खेजड़ी, कीकर इत्यादि की लकड़ियों का इस्तेमाल भी मकान के निर्माण में होता रहता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी सामग्री है पत्थर, जो बहुत ही टिकाऊ होता है, मकान को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन पत्थर उन्हीं क्षेत्रों में सामान्यतः इस्तेमाल होता है जहाँ पर आसपास ये निर्माण सामग्री मिलती है। अब पत्थर का इस्तेमाल भी एक दीवारें बनाने के लिए होता है, और दूसरा जो पत्थर का निर्माण है, वो उपयोग है, वो फर्श के रूप में या फिर छत के रूप में हो सकता है। तो छत में जैसे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता है, इसी तरह से नीचे फर्श में संगमरमर, ग्रेनाइट या कोटा स्टोन इत्यादि का इस्तेमाल होता है, स्लेट पत्थर का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा पत्थर भी एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है राजस्थान की। इसी तरह से मिट्टी है, मिट्टी को अनेक रूपों में काम में लिया जा सकता है। गारा बना करके मिट्टी से कच्ची दीवारें बनाई जा सकती हैं मकान की, कच्ची ईंटें बना करके काम में ले सकते हैं, ईंटें बना करके उनको पका करके काम में लिया जाता है आजकल सामान्यतः पक्के मकानों में, और फिर इससे खपड़ा, टाइल्स आदि बना दी जाती हैं, और उसका इस्तेमाल भी भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है। इसी तरीके से सीमेंट, कंक्रीट, लोहा है, तो लोहा, सीमेंट, कंक्रीट का इस्तेमाल भी हम देखते हैं कि लगातार आजकल दिनों दिन बढ़ रहा है। शहरों में तो लगभग अधिकांश मकान इसके बिना बन ही नहीं सकते, और गाँव में भी आज जो समृद्ध लोग हैं वो इनका प्रयोग करते हैं। यदि अलवर ज़िले में आप जाएंगे तो विशेष रूप से बहरोड और बानसूर जो तहसीलें हैं और मुंडावर तहसील है, उसमें अधिकांश मकान आपको सीमेंट, कंक्रीट और लोहे से जो वर्तमान में बन रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, वो सब इसी प्रकार के मकान आपको दिखाई देते हैं। तो ये हमारी भवन निर्माण सामग्री थी जो मकानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, और इनके ऊपर भौतिक
और सांस्कृतिक कारकों का, आर्थिक कारकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में, आज के इस व्याख्यान में इतना ही। बहुत लंबा व्याख्यान हो गया है, लेकिन आपके लिए ये व्याख्यान निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक आ सकता है, राजस्थान की बस्तियों के प्रकारों एवं उसके प्रतिरूप पर निबंध लिखिए। और दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि राजस्थान की बस्तियों के प्रकारों को समझाते हुए इसकी गृह निर्माण सामग्री का विवरण दीजिए। तो इस तरह से 2 प्रश्न इसमें बनते हैं। दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इनको ध्यान से समझें और उत्तरों को याद करने और लिखने का प्रयास करें। इस व्याख्यान